सर आ गया अमोर्टाइज कॉस्ट, कंसेप्ट समझ में आ गया अमोर्टाइज कॉस्ट का? अमोर्टाइज कॉस्ट इज नथिंग, इट इज प्रेजेंट वैल्यू। और फिर डिफरेंस बिटवीन अमाउंट पेड एंड प्रेजेंट वैल्यू इज कंसिडर्ड एज लॉस। और फिर हर साल धीरे धीरे करके हम क्या करेंगे, 14% का हमारा इंटरेस्ट रेट है, तो 14% से इंटरेस्ट बुक करेंगे और 10% से अमाउंट रिसीव्ड हो जाएगा। तो वो अमाउंट आ गया 10 लाख रुपए, बन गया अकाउंट। इट्स अ चार्ट। तो हमारे पास हमने बिगिनिंग में शुरू किया 862677 से, उसका 14% हमारी इनकम हो गई, उसके अगेंस्ट में हमको अमाउंट रिसीव्ड हुआ 1 लाख, बैलेंस बढ़ के हो गया 883,452। नेक्स्ट ईयर में 883,452, उस पे 14% इंटरेस्ट इज 123,683, रिसीव्ड हुआ अगेन 1 लाख, 1 लाख, एंड देन कम्स टू 907,135 एंड सो ऑन। 907,135 का 14% माइनस 1 लाख, फिर 934,134 का 14% माइनस 1 लाख, एंड एट लास्ट हमारा फाइनल बैलेंस आ गया 10 लाख, और वो 10 लाख हमको वापस मिल गए। दैट इज द अकाउंट। ओके, तो अमोर्टाइजेशन कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और अकाउंट पे उसका क्या इफेक्ट आता है, ये चीज क्लियर है? दीपक सर, अनिमेश सर, क्लियर? चलें आगे। तो क्या अगला धमाका आपके लिए फिर रखा हुआ है, मेरे को कुछ भी नहीं करना, अगले में भी अगला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देना है मुझे। कैसे डील करोगे मेरे को नहीं मालूम। एब्सोल्युटली यस। P&L में डे 1 पे, मतलब फर्स्ट ईयर में डे 1 पे लॉस बुक कर लेंगे, एंड एट द एंड ऑफ ईयर 1 इट शुड बी ट्रांसफर टू P&L। So it's a concept of amortized cost. Suppose an amount of 10 lakh raised as debt with 7% annual interest had expenses incurred were 50,000 and recovery of 10,000 was made towards application fees from lender. Loan is repayable after end of 5th year. तो लोन repayable है after end of 5th year, एंड हमको कैलकुलेट करना है अमोर्टाइज कॉस्ट। इसकी अमोर्टाइज कॉस्ट क्या होगी? और रादर देन आप अमोर्टाइज कॉस्ट निकालो, आप मुझे बता दो व्हाट इज इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ IRR। कैलकुलेट IRR ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का जो IRR आएगा वो आपके लिए क्या होगा? इट्स योर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। अभी हमने पिछले उसमें क्या किया था, यही किया ना। तो 14% पे वो आके बराबर खड़ा हो गया। अब यहाँ पे हमको IRR कैलकुलेट करना है।
आ गया IRR? गलत जवाब। मैडम जी IRR कितना आया? जी, yes, absolutely. Your inflow comes to 9,60,000. 10 लाख आपने रेस किया, 50,000 रुपए खर्च किए और 10,000 रिकवर हो गए, मतलब नेट 40,000 खर्च किया आपने। इंटरेस्ट देना पड़ेगा दोस्त। हाँ, 10 लाख पे 7%, 70,000 रुपए का इंटरेस्ट होगा हर साल और आखिरी में 10 लाख रुपए का रिपेमेंट होगा और 0th ईयर में 9,60,000 का इनफ्लो होगा। कैश इनफ्लो 0th ईयर 9,60,000, कैश आउटफ्लो फर्स्ट ईयर 70,000, सेकेंड ईयर 70,000, थर्ड ईयर 70,000, फोर्थ ईयर 70,000 एंड फिफ्थ ईयर 10,70,000। सो आपके एसोसिएटेड कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज आर, कैश इनफ्लोज 0th ईयर में 960 कैसे आया? 10 लाख रुपए का हमने लोन रेज किया, 50,000 खर्च किए, मतलब 950 हमारी पॉकेट में आया और 10,000 हमने अपने खर्चे के रिकवर कर लिए, तो 960। 8% इज द करेक्ट आंसर। एग्री? नो प्रॉब्लम, उतना एक्सेप्टेबल है। तो योर IRR इज इक्वल टू 8%। तो आपके लिए IRR 8% है। तो IRR के बेसिस पे अब हम अपना नॉर्मल अकाउंट जो बनाना है वो बना सकते हैं कि 8% से इंटरेस्ट इनकम बुक करेंगे और 7% का पैसा सामने वाले से हमको रिसीव्ड होगा एंड ओवर द पीरियड इट्स बिकम 10 लाख। 10 लाख रेस किया पर पॉकेट में 960 आया एंड उस बेसिस पे जब हमने सिचुएशन को इवैल्यूएट करके IRR कैलकुलेट किया तो इट्स कम्स टू 8%। तो 8% क्या हो गया हमारे लिए? इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ओके, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कम्स टू 8%। सबका आ गया क्या? नहीं कि मैडम करा ही नहीं। So under normal circumstances amortized cost is present value, और जब हमारे पास इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में नहीं दिया होता तब हमको क्या कैलकुलेट करना होता है? IRR। और उस IRR के बेसिस पे हम क्या मान लेते हैं कि दैट IRR इज अवर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट और मार्केट इंटरेस्ट रेट। आपका आ गया किसकी? हाँ, तो 8% पे इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ रही है? 960 आ रही है। 40,000 का ऑलरेडी हम एक्सपेंसेस बुक कर चुके, तो
तो वो लॉस आ ही गया ना हमारा, जो एक्सपेंसेस हमने इनकर्ड किया टू फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड, इट इज फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड, जो हमने एक्चुअल में इनकर्ड किया। तो हमारे लिए जब हम बुक करेंगे तो हमारे लिए डेट इंस्ट्रूमेंट कितना हो जाएगा, डेट इंस्ट्रूमेंट की वर्थ हो जाएगी 960, 40,000 इज अवर इशू एक्सपेंसेस, और हमारी पॉकेट में कितना आ गया, तो उस बेसिस पे हम अपनी पोजीशन को बुक कर लेंगे। एंड देन जब हम अकाउंट बनाएंगे तो इट्स बिकम 960 से चालू करके और कहां चले जाएंगे, 10 लाख पे। हर साल 8% का इंटरेस्ट ऐड करेंगे, एंड देन उसके अगेंस्ट में हमको रिसीव्ड कितना होगा, सॉरी 8% हम अपना एक्सपेंसेस बुक करेंगे, और उसके अगेंस्ट में रिसीव्ड कितना होगा हमको, 7%। तो एट द एंड इट्स बिकम 10 लाख। जो सेम कंसेप्ट पिछले क्वेश्चन में था वही यहां पे भी लगेगा, देयर इज नो चेंज। यहां 40,000 का एक खर्चा आ गया और एक 40,000 की इनकम भी आई। सोचो, हाँ, जो आपका एक्चुअल खर्चा हुआ है 40,000 का, उसके लिए तो आप क्या करेंगे, प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट अकाउंट डेबिट, प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक 40,000, ये आपकी एक एंट्री हो गई। किससे रिलेटेड, प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट से रिलेटेड। आपको पैसा मिला, कितना पैसा मिला आपको, बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख। आपकी पॉकेट में कितना पैसा आ गया, 10 लाख रुपीस आ गया। टू 7% लोन 9,60,000, टू फाइनेंशियल गेन 40,000। दो इंडिपेंडेंट चीजें हैं। फाइनेंशियल लॉस बुक किया था तो यहाँ फाइनेंशियल गेन होगा, हाँ जी, फाइनेंशियल गेन होगा 40,000 का, और प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट इंडिपेंडेंट है 40,000। तो ये दोनों आपस में सेट ऑफ कहाँ होंगे, P&L में। एक डेबिट हो जाएगा, एक क्रेडिट हो जाएगा, तो इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा। अब 960 के बेस को लेके हम चलेंगे, और हर साल अपना खर्चा जो बुक करेंगे, एक्सपेंसेस बुक करेंगे, वो कितने पे करेंगे, 8% पे। तो क्या हमने अभी IRR निकाला 8%, तो हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंसेस बुक होगा 8% पे, जिसके अगेंस्ट में हमको अमाउंट कितना रिसीव्ड होगा, 70,000। तो ये अमाउंट बढ़ता जाएगा, और ये बढ़ के कितना हो जाएगा, 10 लाख एट द एंड ऑफ ईयर 5। जी जी, हाँ, यस यस यस, यहां एंट्री हमेशा अलग अलग ही होगी। ये इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन है, ये इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन, ये मैंने नेट से एंट्री कर दी। यहाँ पे भी दो एंट्री होगी। एक एंट्री होगी 50,000 रुपए से जो आपने खर्च किया है, आपने इनकर्ड कितना किया है, एक्सपेंसेस इनकर्ड वेयर 50,000, एंड देन 10,000 इज रिकवर्ड, आपने रिकवर किया। तो एक एंट्री होगी प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट अकाउंट डेबिट 50,000 टू बैंक 50,000, दूसरा बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट 10,000। तो प्रैक्टिकल लाइफ में एंट्री दो होने वाली, क्योंकि दोनों का टाइम ओरिजन अलग अलग होगा। आपकी पॉकेट से डे 1 पे जाएगा, 5 दिन 10 दिन 15 दिन बाद आपको रिम्बर्स करेंगे। ठीक है, ओके, इसमें कोई डाउट? चलूं आगे। अब अगर मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो इरिडीमेबल इंस्ट्रूमेंट है, इन केस ऑफ इरिडीमेबल इंस्ट्रूमेंट हाउ वी कैन असर्टन द अमोर्टाइज कॉस्ट?
ये तो क्वेश्चन हो गया हमारा ना। अमोर्टाइज का कॉस्ट इन नो रीपेमेंट केस, अगर हमको रीपेमेंट प्रिंसिपल का करना ही नहीं है, परपेचुअल है, मेरे को कभी वापस ही नहीं करना। ओके सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि अगर आपको प्रिंसिपल का रीपेमेंट नहीं करना है, इन दैट केस आपको अलग से अमोर्टाइज कॉस्ट कैलकुलेट भी नहीं करना है। जो उस शेयर की या सिक्योरिटी की फेयर वैल्यू होगी, उसी फेयर वैल्यू को आप अमोर्टाइज कॉस्ट मानेंगे। हाँ, आपको कुछ भी नहीं करना। ट्रांजैक्शन का इंटरेस्ट रेट अलग अलग होता है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट और ट्रांजैक्शन का इंटरेस्ट रेट अलग अलग होगा, तो इन दैट सर्कमस्टेंसेस क्या हो जाएगा, अमोर्टाइजेशन भी बदल जाएगा। अदरवाइज अमोर्टाइजेशन कॉस्ट चेंज नहीं होती, क्योंकि इफेक्टिव रेट वही आती है। सो इन दैट सर्कमस्टेंसेस हमको क्या करना पड़ेगा, अब मेरे पास प्रिंसिपल का ही रीपेमेंट नहीं है, तो मैंने आज कितना पैसा रिसीव्ड हुआ 0th ईयर में वो पता चल गया, या कितना पैसा दिया वो पता चल गया। थ्रू आउट द लाइफ मेरे को एक इनफ्लो मालूम है, और वो क्या है, इंटरेस्ट का या डिविडेंड का, लेकिन प्रिंसिपल का अमाउंट तो मेरे को मालूम ही नहीं है। परपेचुटी लगाऊंगा कैसे मैं? परपेचुटी लगाने के लिए मेरे को उस सिचुएशन के साथ कहीं डील करना पड़ेगा, नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने आपकी जिंदगी को आसान करने के लिए ये बोला कि अगर आपके पास कोई प्रिंसिपल का रीपेमेंट नहीं है, तो प्लीज डोंट कैलकुलेट अमोर्टाइज कॉस्ट, कंसिडर फेयर वैल्यू एज अमोर्टाइज कॉस्ट। जो फेयर वैल्यू है वो हमेशा अवेलेबल होती है मार्केट में, उसी को आप क्या मान लो, अमोर्टाइज कॉस्ट मान लो, आपको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। होगा ही नहीं ना, जो फेयर वैल्यू है वही अमोर्टाइज कॉस्ट है, तो चेंज ही नहीं होगी ना वैल्यू, गेन या लॉस आएगा ही नहीं ना। इनफाइनाइट लाइफ को मैं राइट ऑफ कैसे करूंगा, सेम वैल्यूएशन करना है, दिमाग ही नहीं लगाना उस पर। फेयर वैल्यू का अलग से कैलकुलेशन होता है ना, ना ना, एब्सोल्युटली नो। वैल्यूएशन ऑफ शेयर वाला फेयर वैल्यू की बात कर ही नहीं रहे अपन। ब्लैक शूल मॉडल एफएम में आपने पढ़ा है, छोड़ दिया, वेरी गुड। अपने पास तरीका नहीं है, प्रिंसिपल का नहीं कर सकते ना, ऑप्शन ही नहीं दिया ना उसने। उसके लिए वो सामने वाला ऑप्शन देगा ना कि आपको इस तरीके से जाना। उसने तो बोल दिया कि अगर आपके पास प्रिंसिपल का रीपेमेंट नहीं है, प्लीज डोंट कैलकुलेट अमोर्टाइज कॉस्ट, योर कैलकुलेशन शुड बी बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू एंड योर फेयर वैल्यू इज कंसिडर्ड एज अमोर्टाइज कॉस्ट। वहां वो बहुत स्पेसिफिक बोल देता है आपको कि आपको ये करना है,
उसके बाद वापस अमोर्टाइज कॉस्ट कैलकुलेट करने का कोई लॉजिक नहीं है, इसलिए नहीं किया। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपके पास नहीं है तो भी कुछ नहीं करेंगे क्योंकि तरीका नहीं है। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में आज भी हो सकता है सर। सेबी नाम का जो जंतु है उसने आपको परमिशन दी हुई है। आगे चलें। परमिशन ग्रांटेड बाय ऑल एक्सपर्ट, समझ में आ गया ये? देखिए मैडम, हो गया आपका काम। पड़ोसी ने फोटो खींच लिया ना। कौन लिखेगा इतना, कौन लिखेगा आगे? सर अगर वो 40,000 रुपए जो खर्चा है वो नहीं दिया होता तो एक ही आती 7%, तो वही हमारे लिए अमोर्टाइज कॉस्ट हो गई। तो फिर जितना इंटरेस्ट ले रहे हैं वही इंटरेस्ट हमारे अकाउंट में, इनकम में भी बुक हो रहा है। तो देयर इज नो डिफरेंस, तो देयर इज नो चेंज इन वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल ओवर द पीरियड। प्रिंसिपल की वैल्यू में चेंज कब होता है? जब यूर एक्चुअल रेट इज लेस देन मार्केट रेट। दोनों सेम हो तो कोई झगड़ा ही नहीं, और ज्यादा हो तो भी कोई झगड़ा नहीं। कम नहीं होना चाहिए। कम मतलब आपने बेनिफिट दिया, आपने बेनिफिट दिया मतलब आपको क्या निकालना है? ये तो है। जैसे अभी अपन बहुत सिंपल सी कहानी को डील कर रहे हैं, अभी आगे चल के अपन एक छोटे से ट्विस्ट की बात करेंगे कि हमने लोन दिया, अपने एम्प्लॉय को लोन दिया, सस्ते में भी लोन दिया, और उसके बाद पहले प्रिंसिपल रिकवर किया, और प्रिंसिपल रिकवर करने के बाद बोला कि इंटरेस्ट 2 इंस्टॉलमेंट में दे देना। इज अ प्रैक्टिकल सिचुएशन जो हो सकता है। तो इन दैट सर्कमस्टांसेस हाउ टू कैलकुलेट अमोर्टाइज कॉस्ट, वो सिचुएशन भी देखेंगे अपन धीरे धीरे करके। अभी थोड़ा सा समय उसमें, चलिए आगे चलें। फेयर वैल्यू, फाइनेंशियल असेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएल। बहुत सिंपल मेथड है। क्या बोलता है? जो चेंज आए बिना दिमाग लगाए पी&एल में डाल दो। पी&एल सब कुछ खाने के लिए तैयार, फायदा होगा तो भी दे दो, नुकसान है तो भी दे दो, चिंता मत करो। जैसे ही चेंज आए वैल्यू में, उस वैल्यू को कहां डाल दो? पी&एल में डाल दो। नॉर्मली हमारा अभी की बात करें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 13 क्या कहता है? हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 13 हमसे कहता है कि हमारे इन्वेस्टमेंट 2 कैटेगरी के होते हैं। एक होता है करंट इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन हम करते हैं कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर पे, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन हम करते हैं एट कॉस्ट पे। इफ देयर इज अ परमानेंट डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट,
देन डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज और प्रोविजन टू बी क्रिएटेड, वो भी मैनेजमेंट के डिस्क्रिशनरी पावर पे दिया हुआ है। इट इज नॉट मैंडेटरी, है मैंडेटरी पर यूज कौन करता है? मैनेजमेंट का डिस्क्रिशनरी पावर, और मैनेजमेंट कभी प्रोविजन को इनकॉर्पोरेट नहीं करता। तो ऑडिटर क्या करता है? बाय वे ऑफ नोट डिस्क्लोज करता है कि इतने का प्रोविजन बनना था पर मैनेजमेंट ने नहीं बनाया, खत्म, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। वैसे ही जब हम यहां बात करेंगे तो यहां पे हमको क्या करना है? फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू के बेसिस पे हमको इनकॉर्पोरेट करना है। फेयर वैल्यू जो भी है, जो भी चेंज आएगा उसको हम इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। तो जब भी हम फेयर वैल्यू थ्रू पीएल की बात करेंगे तो हमारे लिए उसका दूसरा नाम क्या है? क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। हम ऐसी सारी चीजों को हम क्या कर रहे हैं? लॉजिकली सोचो तो हम P&L के थ्रू प्रॉफिट या लॉस देख रहे हैं। P&L के थ्रू प्रॉफिट या लॉस किस एक्टिविटी का देखा जाता है? ट्रेडिंग का। इसलिए उसका नाम क्या है? हेल्ड फॉर ट्रेडिंग और हेल्ड एज ट्रेडिंग। तो हमने ट्रेडिंग पर्पस के लिए उसको अपनी बुक्स में इनकॉर्पोरेट किया है, और उसका फायदा या नुकसान हम कहां डाल रहे हैं? P&L में। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में कोई भी चेंज आता है, कहां डालते हो? P&L में। करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई भी चेंज आता है, चेंज कहां डालते हो? P&L में। वैसे ही अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और आप फेयर